विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रुंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रुंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संघ से जुड़ा हुआ आप सभी को न्यूज फर्स्ट चैनल की ओर से नमस्कार करता हूं। हमने दिवाली बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से मनाई और इस बार बरसात का भी बहुत जोरदार आगमन रहा और उसी तरह से मोंटा का जो चक्रवात है आंध्र से होते हुए हमारे विदर्भ से गुजरा और काफी नुकसान किसानों को किया है। हमारे नेता बच्चू कडू जी जो विदर्भ के हैं, किसानों को लेकर नागपुर के पास बहुत बड़ा जमावड़ा जमा किया और किसानों की जो वाजिब समस्याएं थी, जिसमें किसान यहाँ का कर्ज में डूबा हुआ है, उसका कारण है कि नेताओं ने कभी भी विदर्भ पे ध्यान नहीं दिया। आज विदर्भ के 11 जिले में बहुत अच्छी खेती की जमीन है, उपयुक्त जमीन है। हर जिले में प्राय नदियां हैं, वहां पर पानी के स्रोत है। उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ में सबसे कम जो क्रॉप की यील्ड होती है। यहाँ पर प्रमुख क्रॉप जो है 7 जिले में कपास होता है और 4 जिले में वहाँ पर राइस होता है। बाकी यहाँ पर सोयाबीन है, उसी तरह तेल है, उसी तरह अन्य बहुत सारे फसलें होती है। संतरा भी यहाँ पर बहुत प्रमाण में होता है। इस बार इस बरसात में जो करीब 6 महीने से शुरू है, मई से लेके आज तक, और अब तक कब तक रहेगी ये पता नहीं है, उसमें किसान पूरा डूब चुका है और इतना बड़ा उन पे कर्जा हो गया कि आज अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। हमारे विदर्भ के नेताओं ने कभी भी किसान के ऊपर ये ध्यान नहीं दिया कि किसान किस तरह से अपनी खेती करके वहाँ के उद्योगों में लाके उस तरह से आगे बढ़ सके। यहाँ पे कपास होता है, लेकिन कपास यहाँ का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मालेगांव, चरकंजी, भिवंडी और त्रिची में जाता है। आज 60-70 रुपए किलो का कपास वहां पर कपड़ा बनकर, वहां पर शर्ट और पैंट बनकर करीब 2000-3000 रुपए किलो में बिकता है। लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी फायदा नहीं होता। उसकी पूरी इकोनॉमी का फायदा पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने वहां के लोगों को दे रखा है। आज जरूरत है टेक्सटाइल को किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से किसान का उद्धार कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा ऐसा होगा कि जो यवतमाल और चंद्रपुर में किसान आत्महत्या कर रहा है, वो पूरे विदर्भ में करने शुरू कर देगा, क्योंकि उसको कहीं भी पैदावार से कुछ मिल नहीं रहा और इस साल तो उसको बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें देखना बहुत जरूरी है। इस पर हम आपसे बात करेंगे टेक्सटाइल, डिफेंस और कोल गैसिफिकेशन पर। टेक्सटाइल में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि हम किस तरह से बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना के स्पर्धा कर सके। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ भारत पे इम्पोज की है, उसको देखते लग रहा है कि जो सबसे बड़ा हमारा निर्यात होता है टेक्सटाइल का, आज अमेरिका में पूरा बंद हो चुका है और बहुत सारी समस्याएं उनके सामने खड़ी हो गई है। उसके लिए कोरोना जैसी स्कीम सरकार बैंकों को करने के लिए की है। बहुत सारे अकाउंट एनपीए हो गए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने सोचा है कि किस तरह से हम टेक्सटाइल को बढ़ाया जाए। टेक्सटाइल में सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है कि उसमें कहा गया है कि लॉजिस्टिक और एनर्जी कॉस्ट के कारण भारत में यह उद्योग पनप नहीं पा रहा, उससे काफी इस उद्योग को नुकसान हो रहा है। हमने आपसे चर्चा की, जिससे बताया कि केंद्र सरकार चाहती है टेक्सटाइल को किस तरह से आगे बढ़ा सके, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है और यहाँ से किसानों को और उद्योगों को भी बहुत सारा मिलता है। तो आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो टेक्सटाइल में इतनी बड़ी लॉजिस्टिक कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इतने हैं कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे पनप नहीं पा रही है। और विदर्भ में, आज विदर्भ की बात करें तो टेक्सटाइल यहाँ पे काफी अच्छा पनप सकता है। आज अमरावती में आज इतना बड़ा गारमेंट सेंटर बन गया है। अरे यार, रिटेल का सबसे बड़ा व्यापार होता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेक्टर नहीं बन पाया। कुछ ही मिलें आके, रेमंड जैसी कुछ मिलें आके रह गई और वो उतना पनप नहीं पा रही जितना हम चाहते थे। आज मुंबई जैसा एक बहुत बड़ा हब बना था टेक्सटाइल का, उस तरह का हब बनना चाहिए। टाटा ने सबसे पहले एम्प्रेस मिल नागपुर में शुरू की थी। सबसे बड़ा अपना टाटा का कारखाना ही शुरू हुआ था टेक्सटाइल से और नागपुर के एम्प्रेस मिल से हुआ था। लेकिन वो एम्प्रेस मिल भी कुछ सालों तक चली, बाद में नहीं चल पाई और टाटा इसके बाद विदर्भ में आया नहीं। हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल को किस तरह से मजबूत बनाना चाहिए कि विदर्भ के कम से कम 4 भागों में
टेक्सटाइल की पार्क बनने चाहिए। अमरावती है, यवतमाल है, उसी तरह से नागपुर है, वर्धा है। ये अगर ये बन जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा विदर्भ को होने लगता है। जो कपास होती है उसके सही तरीके से किसानों को भाव मिल सकते हैं। और जमीनें भी जो आज शक्तिपीठ में जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में देखा जाए, वहाँ के किसान अच्छे भाव देने को जमीन नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ तो बेचारा किसान इतना उदासीन है कि जो भी मरे भाव में जमीन दे देता है, और उसके लेने वाले आप जानते ही कौन ले रहे हैं। तो इसके विकास को विकास नहीं कहा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम टेक्सटाइल को किस तरह से मजबूत कर सके, किस तरह से आगे आगे ला सके, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस देखा जाए तो पहले से ही उस समय से मजबूत है, जब हम बीजेपी सरकार से पहले से डिफेंस को काफी मजबूती किया गया है। नागपुर है, चंद्रपुर है, भंडारा है, वर्धा है, यहाँ पर डिफेंस का सबसे बड़े हब बने। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी गई, और आज जरूरी है कि इनके साथ मिलकर पीपीए तौर पर डिफेंस को पनपाना चाहिए। अब दुष्यंत देशपांडे जी डिफेंस क्लस्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सोलार डिफेंस ने तो बहुत बड़ा एक अभी सौदा किया है, म्यानमार से सबसे बड़ा सौदा हुआ है, और जमीन उन्होंने ली है सोलार डिफेंस के नाम से। बहुत बड़ा काम होगा डिफेंस एरोस्पेस का, इतना अच्छा काम हो रहा है जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस डिफेंस के तौर पर वहां पर बोइंग और बहुत सारे प्लेनों के तरह बनाने के जो है रख रखाव और बहुत सारे काम करने वाली है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस तरह के डिफेंस सेक्टर अगर विदर्भ में आ जाता है तो बहुत उपयुक्त जगह है, सेंट्रल लोकेशन है, और डिफेंस के लिए बहुत उपयोगी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और अपने तमिलनाडु में डिफेंस को वहां की सरकार ने आगे लेके आया, हम चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के साथ हमारे देवेंद्र जी गडकरी जी विदर्भ में लेके आए। इसके लिए विदर्भ बहुत उपयुक्त है। सेंट्रल प्लेस होने से सबसे ज्यादा सरकार इस पे ये दे सकती है, और डिफेंस पॉलिसी सरकार ने लाना चाहिए। सबसे बड़ी हमारी सबसे सरकार से अनुरोध है कि इतने दिनों से पैकेज की वो इंसेंटिव आ नहीं पाई। कई बार ये दिया गया कि अभी डेट को डिक्लेयर हो रही है, और ये सुनने में है कि वो पॉलिसी हमारे सीएम के ऑफिस में है। हम सीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि आप तो बहुत ही इसके लिबरल है इंडस्ट्री के बारे में, तो आपने शीघ्र से शीघ्र पैकेज को इंसेंटिव डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे एमएसएमई का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो सोलार जैसी बहुत सारी योजनाएं जो उसके अंतर्गत है वो सामने आएगी, और इसके लिए विदर्भ सबसे आगे आएगा। हम अभी कोल गैसिफिकेशन की बात करते हैं। अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 41 कोल ब्लॉक का ऑप्शन किया, जिसमें से 21 कोल ब्लॉक अंडरग्राउंड है। सरकार चाहती है अंडरग्राउंड कोल से हम कोल गैसिफिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट निस्संदेह मैंने और अंसाज जी और गडकरी साहब ने इसको आगे लाया था करीब 8 साल पहले, और इससे आज कोल गैसिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेट सेक्टर में होने जा रहा है। भद्रावती में बाला साहब चढ़ाड़े और जनता फार्मा के मधुसूदन जी अग्रवाल इसको आगे ले जा रहे हैं, और वहीं पर अनूप गोयल जी ग्रेटा एनर्जी के थ्रू ले जा रहे हैं। वहीं वेस्टर्न कोलफील्ड इसको आगे ले जा रही है। वहीं अडानी भी इस क्षेत्र में कूद गए हैं, और वो भी कलमेश्वर के पास इस प्रोजेक्ट को 70,000 करोड़ के साथ ले जा रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये आशय बन चुका है कि को कम से कम 100 मिलियन टन कोयले को गैसिफिकेशन द्वारा लिया जाए। इसके बारे में हम सुधीर मुनगंटीवार जी से मिले, वहां पे जो देवराव भोंगड़े आमदार है उनसे भी चर्चा की, और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से हमारे विदर्भ में आ सकता है, और इससे बहुत अच्छी जो हमारी अंडरग्राउंड माइन है उसका सदुपयोग हो सकता है। विदर्भ में देखा जाए तो चंद्रपुर में हर तरफ कोल माइंस है, वर्धा में कोल माइंस है, उसी तरह से यवतमाल में भी कोल माइंस है, नागपुर में भी कोल माइंस है। इन सभी कोल माइंस को अगर हमें सही तरीके से उपयोग किया, कोल गैसिफिकेशन से प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सरकार को वहां से सेन गैस के द्वारा यूरिया मिलेगा, साथ साथ में वहां पे बारूद भी अमोनियम नाइट्रेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए न्यू इरा क्लीन टेक और ग्रेटर एनर्जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत आगे स्तर पर चले गए हैं, और कोल ब्लॉक के द्वारा बहुत सारा काम इस तरफ काम किया जा सकता है। और निस्संदेह इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। सरकार को भी जो हमारे आयात में जो यूरिया में बहुत बड़ा खर्च होता है वो खर्च भी बचना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस तरह की चर्चाओं के साथ एमएसएमई सेक्टर का भी योगदान बढ़ना चाहिए, और एमएसएमई सेक्टर को इसमें लाना चाहिए। और मजबूती के साथ अगर एमएसएमई सेक्टर आता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। एकदम पीएम के आदेश से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सबसे बड़ा काम किया है। कॉम्पिटिटिवनेस कॉस्ट और किस तरह से स्पर्धा में उतर कर एमएसएमई आगे आ सकते हैं, इसके लिए इस साल सरकार ने पॉलिसी तय करनी है। महाराष्ट्र शासन ने भी तत्परता से इसे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लागत एनर्जी को इसके कारण बहुत बढ़ गई है, और सीएम को कई बार इसके लिए फाउंड्री एसोसिएशन कई एसोसिएशन ने अनुरोध किया है। सीएम ने चाहिए कि जो भी सब्सिडी है एनर्जी में जो किसानों की होती है वो सरकार ने देना चाहिए, और न कि एमएसएमई में। एमएसएमई पूरी तरह से दब चुकी है, उनके बहुत बुरे हाल होते जा रहे हैं।
और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में 30% का योगदान जो होता है वो एमएसएमई से जीडीपी में आ रहा है। तो सरकार ने इस क्षेत्र को नकारात्मक नहीं करना चाहिए। और देवेंद्र जी बहुत सुलझे हुए सीएम है। हम चाहते हैं कि देवेंद्र जी एमएसएमई को फोकस करेंगे और शीघ्र ही एमएसएमई की एक बैठक बुलाकर उनसे चर्चा करेंगे कि कहाँ पर किस तरह से वहां पर इसको बढ़ाया जा सके और किस तरह से एमएसएमई क्षेत्र आगे से। और विदर्भ में ये एमएसएमई क्षेत्र एग्रो इंडस्ट्री, डिफेंस, कोल गैसिफिकेशन, बहुत सारे क्षेत्र, स्टील सेक्टर में काम कर सकता है अंशली तौर पर। और ये सेक्टर आगे बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ावा दे सकता है। अब इसी के साथ हम अगले सप्ताह पुनः आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।